तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब हम सोच रहे हैं कि क्या पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की तरफ जाएंगे या रोमन रेंस की तरफ, मगर आप सोचो कहीं ऐसा हो कि हेमन इन दोनों में से किसी को ना चूज करके एक तीसरा बंदा चूज कर ले तो। उसके साथ साथ हम अगले साल के मेंस रॉयल रंबल की फिलहाल की बेटिंग ऑड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, और सीएम पंक के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने से पहले क्या खिचड़ी बन रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, फॉक्स नेटवर्क और सीएम पंक के बीच में, हम वो सभी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप हर बार की तरह इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप के बारे में। वैसे ओवरनाइट व्यूअरशिप जो थी वो कल ही आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था क्योंकि आपको पता है जो व्यूअरशिप आती है वो ओवरनाइट की आती है। तो मैं देख रहा था शायद मंडे सुबह तक एक्चुअल नंबर्स निकल आए, लेकिन अभी तक वो निकली नहीं है, इसलिए मैं आपको ओवरनाइट व्यूअरशिप ही शेयर कर देता हूँ। अगर कल या परसों के अंदर एक्चुअल नंबर्स निकल जाएगी मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। अब व्यूअरशिप की बात करें वो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, और जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि आपको पता है जो इस बार का स्मैकडाउन का शो था वो कोई नॉर्मल शो नहीं था, उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपर स्मैकडाउन करके अनाउंस कर रही थी, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से भी होनी थी। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिला, डीमन बैलर हमें देखने को मिले, लेकिन जो व्यूअरशिप की बात करें तो वो लास्ट वीक से 3.3% ही इंक्रीज हुई है, और इस वीक स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 2.217 मिलियन व्यूअर्स। अब क्योंकि ये ओवरनाइट नंबर्स हैं तो इसके ऊपर या नीचे जाने के पूरे चांसेस हैं। अब हमें फाइनली ये देखना है कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप और थोड़ी सी इंक्रीज होती है या नहीं। लेकिन एक और चीज है जिसमें स्मैकडाउन ने 20 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की कमाई जो कि उसने की है इस बार स्मैकडाउन की तरफ से। तो माना ये जा रहा है एंड्रू जेरिन की तरफ से कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन की तरफ से जो कमाई की है वो उनकी हिस्ट्री की, मतलब स्मैकडाउन की हिस्ट्री की। अब स्मैकडाउन पिछले 20 साल से चल रहा है, तो पिछले 20 साल की ये सबसे हाईएस्ट कमाई है स्मैकडाउन की। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीछे की न्यूज ये आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो बैकस्टेज लोग हैं उनके हिसाब से स्मैकडाउन का ये वाला एडिशन बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब व्यूअरशिप की बात करें तो वो फिलहाल एक्सपेक्टेशन से लो है, लेकिन पैसे कमाने की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं इस बार स्मैकडाउन की शो से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं समोआ जो के बारे में। तो समोआ जो की तरफ से एक सैड सी अपडेट आती है सुबह, और उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने अपनी एनएक्सटी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया है, और उसका रीजन जो समोआ जो बता रहे हैं वो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि समोआ जो की रिसेंट कुछ इंजरीज की वजह से उनको फिलहाल के लिए रिंग से बाहर रखा जाएगा। अब ये जो इंजरीज की बातें चल रही है ये पता नहीं है समोआ जो को कब से हुई है या कैसे हुई है, ये क्या कोई स्टोरी लाइन का एंगल है या क्या है, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सुनना, क्योंकि आपको पता है समोआ जो पहले भी 2-3 बार इंजर्ड हो चुके हैं, और किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को अगर इतनी बार इंजरी होती है तो कंपनी उसको सही तरीके से नहीं देखती है, और उस वाले सुपरस्टार्स को इंजरी प्रोन बता के साइड में कर दिया जाता है। अब समोआ जो ने आगे ये भी डिस्कस किया कैसे कि नई एनएक्सटी आने वाली है, और उस नई वाली एनएक्सटी के लिए एक फाइटिंग चैंपियन चाहिए जो कि वो फिलहाल के लिए नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने ये सही समझा कि अभी के लिए वो चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर देंगे, लेकिन जो भी नया एनएक्सटी चैंपियन बनता है उसके ऊपर समोआ जो की नजरें जरूर रहने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रीफ टाइम के लिए ही बाहर जा रहे हैं। अब तो देख के यही लग रहा है कि अपकमिंग जो एनएक्सटी का शो होने वाला है, जो न्यू वर्जन का एनएक्सटी होगा, वहां से एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखा जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्लान कर पाती है। अब न्यू एनएक्सटी की बात चल रही है तो हम लोग थोड़ा चले जाते हैं सुपर स्मैकडाउन की तरफ। तो सुपर स्मैकडाउन होने के टाइम पे जब हम लोग का टीवी पे कॉमर्शियल दिख रहा था, आपको पता है उस टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो लाइव ऑडियंस वहां बैठी हुई होती है उनको वहां पे स्क्रीन पे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट्स या फिर कुछ एड्स, कुछ और चीजें भी दिखाई जाती हैं। तब रियल मैचेस तो होते नहीं है कभी कभी। तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस वाले टाइम पे एनएक्सटी का जो न्यू वाला लोगो है, जो वीडियो है न्यू एनएक्सटी आ रही है कह के, वो वाला शो किया फैंस को। लेकिन उसके बदले में डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या मिला? उसके बदले में डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिला एक बहुत ही तगड़ा बू फैंस की तरफ से। फैंस जो है वो नए वाले एनएक्सटी को देखने से पहले ही उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि ये वाली एनएक्सटी तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है। अब मैंने आपसे ये पहले कहा था कि ये एक तरफ से सही नहीं है कि आप बिना शो को देखे ही उसको जज कर लो। बेटर ये होगा कि पहले हम एक शो को देख लें या 2 शो को देख लें, उसके बाद हम कोई कंक्लूजन में आए कि ये शो अच्छा था या बुरा था। कुछ और चीजें निकल के आ रही है ये न्यू एनएक्सटी के बारे में। तो कहा यह जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एनएक्सटी सुपरस्टार्स को ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि उनका क्या एक्चुअल प्लान है न्यू एनएक्सटी को लेके, या फिर ट्रिपल एच के रोल को अभी कौन निभाने वाला है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल एच की
रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो ये ऑब्वियस है कि उनका जो डे टू डे काम था एनएक्सटी में वो अभी वो फिलहाल के लिए नहीं करने वाले। लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि WWE एनएक्सटी का जो न्यू सेट होने वाला है वो एक तरह से एक स्केल डाउन वर्जन होगा जो उनका मेन रोस्टर का सेट है उसके हिसाब से। मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो मतलब जो फिलहाल का एनएक्सटी का सेट है उससे वो थोड़ा हायर वर्जन में जाएगा, लेकिन मेन रोस्टर का जो सेट है उससे थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। और चारों तरफ से मतलब एनएक्सटी के अंदर के लोगों से जितनी भी बातें हुई हैं सबने फीडबैक बहुत पॉजिटिव ही दिया है इस न्यू एनएक्सटी के सेट को लेके। बट अब देखना ये है कि जब ये फैंस के सामने आता है तो फैंस इसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर से। तो मैंने आपसे एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे एक प्लान्स चल रहे हैं कि ड्रू मैकेंटायर को स्मैकडाउन में मूव किया जाएगा, और यही वो रीजन है कि उनको रिसेंटली कुछ मैचेस में हार मिलती हुई रही है, क्योंकि WWE का ये मानना है कि अगर ड्रू मैकेंटायर को अल्टीमेटली स्मैकडाउन में ही मूव करना है तो उनको रॉ में जीत दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, और उनका जो यूज है वो सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए किया जाए। रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज ने अपनी छानबीन लगाई है कि ड्रू मैकेंटायर को लेके एग्जैक्ट क्या प्लान्स है, तो उनको ये न्यूज मिली है कि WWE अभी के लिए ड्रू मैकेंटायर की तरफ से हर दरवाजे खुले हुए रख रही, और अभी के लिए कोई एग्जैक्ट ड्राफ्ट प्लान्स नहीं है ड्रू मैकेंटायर के लिए। अब इसका सीधा सीधी मतलब अब ये समझो कि ड्रू मैकेंटायर आने वाले टाइम पे रॉ में भी रह सकते हैं, स्मैकडाउन में भी रह सकते हैं, हील भी बन सकते हैं और बेबी फेस के जैसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ड्रू मैकेंटायर के लिए क्या प्लान्स है ये हो सकता है कि विंस मैकमैन या फिर ब्रूस पीटर्स को पता हो, लेकिन इंटरनली ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ड्राफ्ट को होने में अभी 1 महीना ही बाकी है, तो अब देखते हैं WWE ड्रू मैकेंटायर को स्मैकडाउन में मूव करती है या फिर उनको रॉ में ही रखती है। नेक्स्ट मैं आपको छोटी सी एक अपडेट दे देता हूँ सैमी ज़ेन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कैसे केविन ओवेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में खत्म हो सकता है, और ये एक्सपेक्टेड डेट से बहुत जल्दी है, क्योंकि WWE ने कोविड के टाइम पे बहुत सारे सुपरस्टार्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको नेगोशिएट किया था। अब देख के लग रहा है कि उन सब सुपरस्टार में से सैमी ज़ेन का नाम भी मौजूद है, क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ने यह बताया है कि सैमी ज़ेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल के एंड होने तक खत्म होने वाला है। अब सैमी ज़ेन की बुकिंग का आपको पता ही है उनके साथ क्या चल रहा है, तो अगर सैमी ज़ेन हमें दिसंबर में निकलते हुए दिखे और केविन ओवेंस भी अगर जनवरी में निकल गए, और क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि दोनों एक साथ WWE से निकल के किसी और प्रमोशन में एक साथ फिर से काम करना शुरू करते हैं। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है अगले साल के रॉयल रंबल के ऑड्स के बारे में। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगले साल के रॉयल रंबल के टॉप 5 फिलहाल के हिसाब से वुमेन रेसलिंग में कौन फेवरेट्स हैं। तो स्काईबेट ने फिर से ऑड्स रिलीज की है जो कि इस बार मेंस रॉयल रंबल के विनर्स की है। तो नंबर 5 में जिनका नाम आता है वो है बिगी एंड रिडल का, दोनों की सेम ऑड्स हैं। नंबर 4 पे जो नाम आता है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, जो कि है अपने स्विस साइबॉर्ग सिजारो का। WWE सिजारो को इतना बड़ा पुश देगी कि उनको रॉयल रंबल जितवा दे, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आपको पता है फैंस जो है वो कब से सिजारो की पुश की डिमांड कर रहे हैं, बट WWE जो है उनको सही से पुश करती नहीं है। तो अब देखते हैं उनको रॉयल रंबल जीतने का मौका WWE देती है या नहीं। नंबर 3 पे नाम आता है द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स एंड हमारे सबके फेवरेट द रॉक का। अब AJ स्टाइल्स तो ठीक है, पर यहाँ पे रॉक का नाम कैसे आ रहा है अभी वो भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रॉक इस साल के रेसलमैनिया के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, बट होने को कुछ भी हो सकता है, और हमें देखना है कि क्या रॉक सचमुच रॉयल रंबल में अपीयर होते हैं और वो क्या वो जीत भी पाते हैं। नंबर 2 में नाम आता है द आर्किटेक्ट द मसाया सेथ रॉलिंस का। अब सेथ रॉलिंस तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे बहुत दिनों से भाग रहे हैं, लेकिन उनको सही से मौका नहीं मिल पा रहा है, बट WWE ऐसा कर सकती है कि उनको रॉयल रंबल जितवा दे और फिर वो डायरेक्टली एलिजिबल हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए। और फिलहाल के हिसाब से टॉप पे जो नाम चल रहे हैं रॉयल रंबल जीतने के लिए वो है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब रोमन रेंस के साथ मैच के लिए उनको क्या रॉयल रंबल जीतने की जरूरत है या फिर उनको डायरेक्टली मैच मिल सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बट हमें आगे ये देखना है कि WWE ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के जो विनर होने वाले हैं इन सब स्टोरी लाइन को लेके आगे कैसे बढ़ती है। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है पॉल हेमन के वो तीसरे इंसान को चूज करने के रिगार्डिंग। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि WWE जो है उन्होंने एक IG रील रिलीज की है, और वहां पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि पॉल हेमन जो है वो किसी से बात कर रहे हैं फोन के ऊपर, और वो ये बता रहे होते हैं कि अगर सब प्लान्स उनके हिसाब से चलती है तो चीजें बहुत स्प्लेंडेड होंगी आगे चल के। लेकिन उससे पहले अगर कैमरामैन कुछ और सुन पाते हैं, वहां से पॉल हेमन उनको भगा देते हैं। तो ये रील निकल के जो आई है उससे ये थ्योरी लगाई जा रही है कि क्या पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के अलावा भी किसी और से बात कर सकते हैं, और क्या
पता ये पॉल हेमन और किसी तीसरे बंदे की मिली भगत हो कि वो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की कुछ स्टोरी लाइन्स चलाएं या उन दोनों के बीच में कोई लफड़ा क्रिएट करे। अब क्योंकि इस वाले स्टोरी लाइन में पॉल हेमन इन्वॉल्व है तो आपको पता है कि पॉल हेमन कितने जीनियस है, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस रील का सचमुच कुछ मतलब है या सब कोई ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है। हम चलते हैं हमारी फाइनल स्टोरी ऑफ द डे की तरफ जो कि जुड़ी हुई है सीएम पंक से। तो मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया था कि फॉक्स जो है वो ज्यादा खुश नहीं है WWE से कि उन्होंने सीएम पंक को WWE में साइन ना करके AEW में जाने दिया। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आ रही है। तो बताया ये जा रहा है कि फॉक्स नेटवर्क जो है वो हर तरह से WWE को हेल्प करने के लिए रेडी थी कि वो जैसे न तैसे करके सीएम पंक को WWE में साइन करवा ले। और वो इसलिए कर रही थी ऐसा क्योंकि सीएम पंक और फॉक्स के बीच में रिलेशंस जो है बहुत अच्छे हैं। तो हो सकता है फॉक्स के रिगार्डिंग सीएम पंक WWE से साइन करने के लिए एग्री हो जाए। लेकिन रिंगसाइड न्यूज ने ये कंफर्म किया है कि WWE जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी सीएम पंक को साइन करवाने के लिए। और इसकी वजह से उन्होंने पहले फॉक्स से कहा कि सीएम पंक बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बट उसके बावजूद फॉक्स नेटवर्क जो है सीएम पंक को WWE बैकस्टेज में लेके आई। अब जब सीएम पंक WWE बैकस्टेज में आए थे उस टाइम वो WWE के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, बट फॉक्स का उस टाइम पंक को लेके आने का मतलब यही था कि WWE जो है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे सीएम पंक को। लेकिन WWE के ऑफिशियल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे पंक को दोबारा से साइन करने के लिए। अब बातें तो उसकी रिगार्डिंग बहुत सारी चल रही थी, लेकिन उसका जो मेन रीजन है आपको पता है कि पंक और WWE के बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी सही नहीं थे और वही WWE ने एटीट्यूड इश्यूज वो सब कह के बात को टाल दिया। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या आप WWE में पंक को देखना चाहते थे या फिर वो AEW में गए हैं तो वो सही है आपके लिए। और जाते जाते मैं आपको कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में बता के जाता हूँ, जहाँ WWE ने ऑलरेडी कुछ मैचेस को एडवर्टाइज एंड अनाउंस कर दिया है। जहाँ एक मैच हमें देखने को मिलेगा रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच में। अब इस मैच का क्या मतलब है, किस लिए बुकिंग की जा रही है, इसका कोई मतलब तो है नहीं फिलहाल के लिए। अब देखते हैं WWE इसमें क्या करती है। नेक्स्ट जो मैच है वो है शेना बेजलर वर्सेस अवर रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट के बीच में। अब ये शायद वही कहानी होगी जिसमें शेना बेजलर ने नाया जैस को लास्ट वीक टाइटल कॉश करवा दिया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कहानी बन सकती है। नेक्स्ट एक 8 मैन टैग टीम मैच अनाउंस्ड है, जहां एक साइड में होंगे एजे स्टाइल्स ओमस, टी-बार एंड मेज वर्सेस न्यू डे एंड मंसूर एंड अली। अगली चीज जो WWE अनाउंस कर रही है वो है डेमियन प्रीस्ट का यूएस ओपन चैलेंज। अब लास्ट वीक हमें कमाल का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला था, इस बार देखते हैं कि WWE डेमियन प्रीस्ट के लिए कौन सा चैलेंजर बुलवाती है। वैसे एक्सट्रीम रूल्स में उनका तो शेमस के साथ मैच ऑफिशियल है, लेकिन उसके पहले क्या टाइटल चेंज होगा डेमियन प्रीस्ट का, वो तो शायद वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ी चीज जो WWE अनाउंस कर रही है कल के लिए वो है WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली एंड रैंडी ऑर्टन का मैच। अब ये मैच कहां से बीच में आ गया इसके रिगार्डिंग तो किसी को अपडेट नहीं है और WWE अभी तक एक्सट्रीम रूल्स के मैच को भी एडवर्टाइज किए जा रही है। अब सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि WWE कल वाले मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म कर दे, कोई क्लियर विनर ना हो और एक्सट्रीम रूल्स में हमें दोबारा से इनके बीच में मैच देखने को मिले। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।